बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारे रिवीजन का जो है वो थर्ड लास्ट डे है। सेल्स टैक्स शुरू करना है और सेल्स टैक्स का थ्योरेटिकल पार्ट हमने आज करना है। फिर उसके बाद इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल पार्ट मंडे वाले दिन 11 से 2 और सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल पार्ट ट्यूसडे वाले दिन 11 से 2। ये हमारा प्लान है। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 17 थ्योरेटिकल पार्ट हमने सेल्स टैक्स का करना है। उसमें सबसे पहली बात है कि सर सेल्स टैक्स होता क्या। सेल्स टैक्स के नाम से तो लगता है जैसे सेल्स टैक्स सेल्स पे टैक्स है, लेकिन असल बात है कि सेल्स टैक्स सिर्फ सेल्स पे नहीं लगता, ये इंपोर्ट पे भी लगता है, एक्सपोर्ट पे भी लगता है, प्रोडक्शन पे भी लगता है, मैन्युफैक्चरिंग पे भी लगता है और कंजम्पशन पर भी लगता है। एक्सटेंट एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेल्स टैक्स, कितना टैक्स लगता है, कहाँ किस हद तक लगता है, यानी किस इलाके में लगता है। कहता है पूरे पाकिस्तान में सेल्स टैक्स लगता है। जब भी सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के तहत ये बात की जाए, जब भी सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के तहत बात की जाए कि ये टैक्स है, तो उससे मुराद सेल्स टैक्स ही होता है। सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के तहत टैक्स लगे, एडिशनल टैक्स लगे, डिफॉल्ट सरचार्ज लगे, फाइन लगे, पेनल्टी लगे, फी इम्पोज और चार्ज अंडर द एक्ट लगे, या एनी अदर सम पेबल अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट हो, तो वो सेल्स टैक्स ही होगा। अच्छा, सेल्स टैक्स की बात करते हुए हम बुनियादी कॉन्सेप्ट की बात करते हैं और उसमें हम कहते हैं कि यार सेल्स टैक्स में ना 5 बुनियादी कॉन्सेप्ट होते हैं। सबसे पहला आउटपुट टैक्स, सेल्स करने पर जो टैक्स है वो आउटपुट टैक्स है, परचेज करने पर जो टैक्स है वो इनपुट टैक्स। 3 तरह की गुड्स होती हैं, एक टैक्सेबल गुड्स जिनको खरीदने पर आप इनपुट टैक्स पे करते हैं और बेचने पर आप आउटपुट टैक्स चार्ज करते हैं। दूसरी जीरो रेटेड गुड्स, आउटपुट टैक्स 0% और इनपुट टैक्स 18%, यानी जब चार्ज किया तो 0% किया, आउटपुट टैक्स 0% है, लेकिन जब खरीदा तो टैक्स पे किया, इनपुट टैक्स 18% है। और जब आउटपुट में से इनपुट निकालेंगे तो हमेशा रिसीवेबल या रीफंड निकलेगा, तो जीरो रेटेड में हमेशा रीफंड होता है। और अगर मैं एग्जाम सप्लाई की बात करूं तो एग्जाम सप्लाई से मुराद है कि आउटपुट टैक्स में से क्या कर दें, इनपुट टैक्स। एग्जाम सप्लाईज में आउटपुट टैक्स भी नहीं होता और इनपुट टैक्स भी नहीं होता। टैक्सेबल गुड्स, एग्जाम्ड गुड्स, जीरो रेटेड गुड्स, इसके बारे में हम बात करते हैं। ये वाली बात इसने यूनिट नंबर 5 में की है, मैं उसको कनेक्ट करते हुए साथ ही वो भी करा देता हूँ। सर जी जब गुड्स की बात करें तो उसने सबसे पहले कहा कौन सी गुड्स, जीरो रेटेड गुड्स। ये जीरो रेटेड गुड्स वो गुड्स होती हैं जो जिन पर आउटपुट पर 0% टैक्स लगता है। जीरो रेटेड गुड्स में आगे बात करें तो कौन सी गुड्स है, मेनली एक्सपोर्ट, या वो वाली गुड्स जिन पर जो 5th स्केड्यूल में शामिल है। ऊपर ना लैपटॉप का चार्जर पड़ा हुआ है, वो ले जल्दी से। तीसरा वो वाली गुड्स जिनको हमने सप्लाई किया है ऐसी कन्वेंस में जो प्रोसीडिंग आउटसाइड पाकिस्तान, तो वो भी जीरो रेटेड होगी। चौथा वो वाली गुड्स जो कि जिनके बारे में फेडरल गवर्नमेंट कह दे कि वो जीरो रेटेड है, तो वो जीरो रेटेड होंगे।
सर जो गुड्स एक्सपोर्ट की जाए वो जीरो रेटेड होती है, लेकिन अगर एक गुड्स जो कि एक्सपोर्ट की जाए ताकि रीइंपोर्ट करें पाकिस्तान में तो वो जीरो रेटेड नहीं होती। वो वाली गुड्स जिनको एंटर किया गया था एक्सपोर्ट के लिए लेकिन एक्सपोर्ट नहीं किया गया वो भी जीरो रेटेड नहीं होती। वो वाली गुड्स जिनको एक्सपोर्ट कर दिया गया है टू कंट्री स्पेसिफाइड बाय फेडरल गवर्नमेंट तो वो भी जीरो रेटेड नहीं होती। फेडरल गवर्नमेंट में रिस्ट्रिक्ट द अमाउंट ऑफ क्रेडिट, फेडरल गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट कर सकती है कि फलां चीज़ें आप खरीदेंगे तो आपको 50% इनपुट टैक्स क्लेम कर सकेंगे, पूरा इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकेंगे। सर अगर हम फिफ्थ स्केड्यूल की एक्सट्रैक्ट की बात करें तो फिफ्थ स्केड्यूल में क्या आता है? सर जी अगर आप डिप्लोमेटिक एंड प्रिविलेज पर्सन को सप्लाई करें तो वो जीरो रेटेड सप्लाई है। सर अगर आप ड्यूटी फ्री शॉप को सप्लाई करें तो वो जीरो रेटेड सप्लाई है। सर अगर आप रॉ मटेरियल कंपोनेंट्स एंड गुड्स फॉर फर्दर मैन्युफैक्चरिंग इन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल कंपोनेंट्स एंड गुड्स फॉर फर्दर मैन्युफैक्चरिंग तो वो जीरो रेटेड है। सप्लाई ऑफ लोकली मैन्युफैक्चर्ड प्लांट एंड मशीनरी, सप्लाई ऑफ लोकली मैन्युफैक्चर्ड प्लांट एंड मशीनरी, अगर आप एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में कोई गुड सप्लाई कर रहे हैं ताकि वहां से प्रोसेस होके एक्सपोर्ट हो तो वो भी जीरो रेटेड। अगर आप एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में कोई मशीन सप्लाई कर रहे हैं ताकि वहां से गुड प्रोड्यूस होके एक्सपोर्ट हो तो वो भी जीरो रेटेड। लेकिन अगर आप एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में कोई चीजें रिटेलर को दे रहे हैं या कंजम्पशन को दे रहे हैं तो वो जीरो रेटेड नहीं होंगी। पास पेपर में कई बार आया। सिर्फ जीरो रेटेड गुड्स का स्केड्यूल कौन सा है? फिफ्थ। और अब आगे एग्जाम्ड गुड्स। एग्जाम्ड गुड्स कौन सी गुड्स हैं? ना आउटपुट चार्ज होगा ना इनपुट क्लेम होगा। सर एग्जाम्ड गुड्स जो हैं वो गुड्स जो कि इम्पोर्टेड गुड्स जो कि 6 स्केड्यूल आइटम्स की हैं वो एग्जाम्ड गुड्स हैं। यहाँ फेडरल गवर्नमेंट जिस चीज़ के बारे में कहते हैं वो एग्जाम गुड है वो एग्जाम गुड होगी और बोर्ड नेशनल असेंबली के सामने प्लेस कर देगा सारी नोटिफिकेशंस, ऑल एग्जाम्पशन रिलेटेड नोटिफिकेशन जिनके बारे में कहा गया होगा कि इन आइटम पर टैक्स नहीं लगना, जैसे एग्रीकल्चर, जैसे फार्मास्यूटिकल या जैसे कुरान पाक। नतीजा क्या निकला? जीरो रेटेड, आउटपुट 0%, इनपुट क्लेम होगा, एग्जेम्प्ट ना आउटपुट ना इनपुट। प्रोडक्ट कौन से हैं? फिफ्थ स्केड्यूल जीरो रेटेड के, 6 स्केड्यूल एग्जेम्प्ट के। इनवॉइसिंग की रिक्वायरमेंट जीरो रेटेड में होती है, एग्जेम्प्ट में नहीं होती। रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट जीरो रेटेड में होती है, एग्जेम्प्ट में नहीं होती। इनपुट टैक्स क्रेडिट जीरो रेटेड में होता है, एग्जेम्प्ट में नहीं होता। तो ये छोटा सा फिफ्थ यूनिट था। तो भाई आउटपुट टैक्स क्या होता है, इनपुट टैक्स क्या होता है, टैक्सेबल गुड्स कौन सी होती हैं, एग्जेम्प्ट गुड्स कौन सी होती हैं, जीरो रेटेड गुड्स कौन सी होती हैं, ये सारी बात मैंने आपको बता दी। अच्छा जी, फिर उसके बाद आ गया कुछ बुनियादी डेफिनेशंस हैं। इंपोर्टर, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर, इनकी डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले इंपोर्टर कौन है? जो पाकिस्तान में गुड्स मंगवाता है वो इंपोर्टर। मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर कौन है? मैन्युफैक्चरर वो बंदा है जो प्रोडक्शन में इंगेज होता है या मैन्युफैक्चरिंग में इंगेज होता है, whether or not the raw material of which the goods are produced or manufactured are owned by him and shall include। मैन्युफैक्चरर कौन है? वो पर्सन जो कि प्रोडक्शन में इंगेज है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स में इंगेज है, वेदर और नॉट, चाहे रॉ मटेरियल मौजूद थे या नहीं, वेदर और नॉट द रॉ मटेरियल ऑफ विच द गुड्स आर प्रोड्यूस्ड और मैन्युफैक्चर्ड आर ओन्ड बाय हिम एंड शैल इंक्लूड। और इसमें क्या शामिल होगा? पर्सन हु बाय एनी प्रोसेस और ऑपरेशन असेंबल्स, मिक्सेस, cuts, dilutes, bottles, packages, repackages or prepare good by any other manner। ये सर इसका निमोनिक मैंने क्या बनाया हुआ है? A B C D R P M।
assembly, bottling, cutting, diluting, repacking, packing और mixing. जो ये 7 काम कर रहा है वो मैन्युफैक्चरर है. सर जो बंदा मैन्युफैक्चर की सीट पर बैठा हुआ है वो मैन्युफैक्चरर है. तीसरा वो पर्सन फर्म या कंपनी जो ओन करता है, होल्ड करता है, क्लेम करता है या यूज करता है एनी पेटेंट, प्रोप्राइटरी और अदर राइट टू गुड्स बीइंग मैन्युफैक्चर्ड वेदर इन हिज और इन इट्स नेम वेदर और नॉट सच पर्सन फर्म और कंपनी सेल्स. सर जी कोई भी बंदा जो बनी हुई आइटम के ऊपर एजर्ट कर दे कि ये मेरी आइटम है, ये मैंने बनाई है, वो अब कहे कि ये मेरा राइट है, ये मेरा पेटेंट है, चाहे वो गुड्स उसके नाम पर हो या ना हो, वो चाहे वो खुद बेचता हो या ना बेचता हो, अगर वो क्लेम करे कि ये मेरी आइटम है, चाहे उसने खुद बनाई है या नहीं बनाई, तो वो भी मैन्युफैक्चर समझा जाएगा. ऐसे अक्सर हो जाता है कि एक बंदा है वो कारखाने से माल बनवा के उस पर अपना ठप्पा लगा देता है और कहता है ये मेरी आइटम है, ये मेरा ब्रांड है. सर ऐसे बंदे को मैन्युफैक्चर समझा जाएगा चाहे वो सच्ची मुच्ची का मैन्युफैक्चर हो या ना हो. ओनली सच पर्सन शैल बी ट्रीटेड एज. सर जी मैन्युफैक्चर कम एक्सपोर्टर सिर्फ वो होगा जिसकी सचमुच में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होगी. मैन्युफैक्चर क्या होता है सर, ये भी पढ़ा है. मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा होता है. मैन्युफैक्चर क्या होता है सर जी, कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें आर्टिकल्स अकेले या इन कॉम्बिनेशन विद अदर आर्टिकल्स मटेरियल कंपोनेंट इज कन्वर्टेड इनटू अनदर डिस्टिंक्ट आर्टिकल और प्रोडक्ट. Manufacture is so changed, transformed or reshaped that it becomes capable of being put to use differently and include process incidental or ancillary to completion of manufacture. Sir ji, process of printing, publishing, lithography और engraving, ये चारों भी क्या है, ये भी मैन्युफैक्चरिंग है. और ABCDRPM ये भी मैन्युफैक्चरिंग. आप कोई भी ऐसा आर्टिकल बना रहे हैं जो कि मैन्युफैक्चर, ऐसा आर्टिकल बना रहे हैं जो कि अकेला या किसी दूसरी चीज़ के साथ मिला के इस्तेमाल हो सकता है, वो भी मैन्युफैक्चरिंग है. ऐसा आर्टिकल बना रहे हैं जिसको इस तरह से रीशेप कर रहे हैं कि वो पुट टू यूज डिफरेंटली है, वो भी मैन्युफैक्चरिंग है. और प्रिंटिंग, पब्लिशिंग, लिथोग्राफी और एनग्रेविंग ये भी मैन्युफैक्चरिंग है. और ABCDRPM ये भी मैन्युफैक्चरिंग है. रिटेलर वो होता है जो जनरल पब्लिक को सामान बेचता है, उसको रिटेलर बोलते हैं. हाँ, अगर एक बंदा इंपोर्ट और रिटेल करता है, मैन्युफैक्चर और रिटेल करता है, तो वो होलसेल और रिटेल प्राइस दोनों लिखेगा. रिटेल प्राइस वो प्राइस होती है जिस पे वो मार्केट में बिकता है. रिटेल प्राइस के ऊपर सेल्स टैक्स ऐड होता है, यानी वो प्राइस जिसमें हर तरह का टैक्स शामिल है सिवाय सेल्स टैक्स के. यानी ये प्राइस जिसके ऊपर 18% लगता है वो रिटेल प्राइस होती है. और अगर एक बंदा एक से ज़्यादा प्राइसेस मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ प्राइस चार्ज कर लो, जो हाईएस्ट प्राइस है वो रिटेल प्राइस होती है. हाँ, उसने ये भी कहा कि बाज़ों का बोर्ड डिसाइड कर देता है कि फला जोन की प्राइस रिटेल प्राइस समझी जाएगी, तो फिर वो वाली प्राइस रिटेल प्राइस होती है. सर जी अगर एक बंदा ठंडी करके चीज़ें बेचता है तो ठंडी करने के हवाले से ज़्यादा 5% वो प्राइस बढ़ा सकता है. यानी रिटेल प्राइस अगर 100 रुपये है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो टैक्स, और वो 100 रुपये ठंडी करके बेचने की कीमत है, तो गर्म की कीमत जो है वो 95 होगी, उससे ज़्यादा कम नहीं की जा सकती. सर ये वाली बात हमने कही थी यहाँ पर. फिर उसके बाद अगर कोई बंदा इंपोर्ट करके चीज़ें बेचता है तो जो चीज़ इंपोर्ट करता है और उसकी जो कॉस्ट होती है वो रिटेल प्राइस उसकी कम से कम 130% होगी, उससे कम. यानी 100 रुपये की चीज़ आपने इंपोर्ट की है तो उस पर कम से कम उसकी कीमत सेल प्राइस 130 होगी, उससे कम नहीं हो सकती. डिस्ट्रीब्यूटर वो होता है जिसको मैन्युफैक्चरर अपॉइंट करता है ताकि वो एक पर्टिकुलर इलाके में चीज़ें सेल करे, उसे डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं. होलसेलर में क्या है,
डीलर है, होलसेलर इंक्लूड्स अ डीलर मींस एनी पर्सन हु कैरीज ऑन द बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग गुड्स बाय होलसेलर और ऑफ सप्लाइंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग गुड्स बाय होलसेलर फॉर कैश और deferred payment or for commission or other valuable consideration or stores such goods belonging to others as an agent for the purpose of sale and include a person who deducts income tax at source under the income tax ordinance. होलसेलर से मुराद है वो बंदा जो बल्क में चीज़ें खरीदता है और बल्क में बेचता है, चाहे चीज़ें उसकी अपनी हो, चाहे कैश पे बेचे, चाहे उधार में बेचे, या वो चाहे कमीशन बेस पर काम कर रहा हो, और इसमें वो बंदा भी शामिल है जो इनकम टैक्स काटता है अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। रजिस्टर्ड पर्सन वो बंदा है जो रजिस्टर्ड है अंडर सेल्स टैक्स या लायबल टू बी रजिस्टर्ड है, उस बंदे को भी रजिस्टर्ड पर्सन समझा जाता है। टैक्सेबल एक्टिविटी की डेफिनेशन कीमती है सर जी, हर वो एक्टिविटी जिस पर टैक्स लगे वो टैक्सेबल एक्टिविटी है। ये कौन सी एक्टिविटी है सर? इकोनॉमिक एक्टिविटी टैक्सेबल एक्टिविटी है। कोई भी एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व सप्लाई ऑफ गुड्स, प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज और बोर्स टू अनदर पर्सन, वन ऑफ एडवेंचर और कंसर्न इन द नेचर ऑफ ट्रेड, ये टैक्सेबल एक्टिविटी है। एनीथिंग डन और अंडरटेकन ड्यूरिंग अ कमेंसमेंट और टर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये एक्टिविटी कैरिड ऑन इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस, ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग। एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व सप्लाई ऑफ गुड्स, प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज बोथ टू अनदर पर्सन, अ वन ऑफ एडवेंचर और कंसर्न इन द नेचर ऑफ ट्रेड। एनीथिंग डन और अंडरटेकन ड्यूरिंग द कमेंसमेंट और टर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये टैक्सेबल एक्टिविटी है। इसमें क्या शामिल नहीं है? अगर कोई सर जी कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, कोई भी बिजनेस है, बिजनेस के शुरू या आखिर में कोई चीज़ हो रहा है, या वन ऑफ एडवेंचर नेचर ऑफ द बिजनेस की है, या गुड सप्लाई कर रहे हो या सर्विस दे रहे हो, सारी चीज़ें टैक्सेबल एक्टिविटी है। क्या टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है? एम्प्लॉयर को जो सर्विसेज दे रहा है वो टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है। आप रिक्रिएशनल काम कर रहे हैं, हॉबी को परस्यू कर रहे हैं, तो वो टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है। या एक्टिविटी कैरिड ऑन बाय अ पर्सन अदर देन इंडिविजुअल, वो भी टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है। सर कंपनी से क्या मुराद है? कंपनी जैसा कि कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 में डिफाइंड है, बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म बाय और अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान। सर जी ये सारी कंपनी की डेफिनेशन है जिन्होंने इनकम टैक्स की पढ़ी हुई है, वही सारी आइटम तो बल्कि उससे कम है, यानी उन्हीं में से ही कुछ है। बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म्ड अंडर एनी लॉ इन पाकिस्तान, बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म्ड अंडर एनी लॉ आउटसाइड पाकिस्तान है, कंपनी भी है, मुदारबा भी है, ट्रस्ट भी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी है, और फाइनेंशियल फॉरेन एसोसिएशन भी है। ये सारी कंपनी की डेफिनेशन है। टैक्स पीरियड सेल्स टैक्स में 1 महीने का होता है। ई इंटरमीडियरी वो बंदा, वो पर्सन जो कि टैक्स पे से इंफॉर्मेशन लेता है और एफबीआर को उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जमा कराता है, डिजिटलाइज करता है। कॉटेज इंडस्ट्री कीमती डेफिनेशन है। कॉटेज इंडस्ट्री घरेलू इंडस्ट्री, ऐसी इंडस्ट्री जो चीज़ें सप्लाई करे उस पर वो एग्जाम्प्ट हो जाए। यानी कॉटेज इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री होती है जो चीज़ें बेचे तो उसको उस पर टैक्स नहीं लगता। डज नॉट हैव एन इंडस्ट्रियल गैस, ये वो इदारा होता है जिसकी कोई इंडस्ट्रियल गैस और कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं है। इज लोकेटेड इन अ रेजिडेंशियल एरिया, डज नॉट हैव अ टोटल लेबर फोर्स ऑफ मोर देन 10 वर्कर, एनुअल टर्नओवर फ्रॉम ऑल सप्लायर्स डज नॉट एक्सीड। भाईजान सारी शर्तें पूरी होनी चाहिए। बिजली और गैस का कनेक्शन ना हो, रेजिडेंशियल एरिया में लोकेटेड हो, टोटल डज नॉट हैव अ टोटल लेबर फोर्स ऑफ मोर देन 10 वर्कर, एनुअल टर्नओवर फॉर ऑल सप्लायर्स डज नॉट एक्सीड 8 मिलियन। लोकल सप्लायर्स ऑफ गुड मेड बाय कॉटेज इंडस्ट्री आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम सेल्स टैक्स। तो भाई कॉटेज इंडस्ट्री की ये सारी बातें थी। 80 लाख से ज़्यादा का टर्नओवर ना हो, लेबर 10 से ज़्यादा ना हो, रेजिडेंशियल एरिया में लोकेटेड हो, कमर्शियल एरिया में लोकेटेड ना हो, और इंडस्ट्रियल एरिया में लोकेटेड ना हो, जो मीटर है वो भी इंडस्ट्रियल ना हो। सरक्रस्ट, एक खरीदने वाला बंदा है और एक बेचने वाला बंदा है। सर ये जो बेचने वाला बंदा है इसका आउटपुट टैक्स और खरीदने वाले बंदे का इनपुट टैक्स क्रॉस मैच किया जाता है एफपीआर में, और इस क्रॉस मैचिंग करने का जो टूल है उसको क्रस्ट बोलते हैं।
जो क्रॉस मैच करता है आउटपुट को और इनपुट को। ड्यू डेट क्या है? 15th डे ऑफ द मंथ इज द ड्यू डेट। 15th डे ऑफ द मंथ जो है वो ड्यू डेट। सर ड्यू डेट की बात आ गई। ये सप्लाई की कुछ बातें हैं, सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, इंशाल्लाह ये मैं करूंगा आपसे इंशाल्लाह। जब न्यूमेरिकल वाली क्लास करूंगा तो यहां से शुरू करूंगा। अच्छा जी, ये हमारे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में प्लान्ड है। यहां से शुरू करना है मैंने थर्ड यूनिट। यहां से शुरू करना है मैंने। यूनिट 1 करवा दिया, यूनिट 2 करवा दिया, यूनिट 4, 5, 6 ये वाले प्लान है। लायबिलिटी टू पे टैक्स। हु इज लायबल टू पे टैक्स? कौन लायबल है कि वो टैक्स पे करेगा? तो इसका जवाब है जो सेल करता है वो टैक्स पे करेगा, जो सर्विसेज देता है वो टैक्स पे करेगा, और जो इंपोर्ट करता है इंपोर्टर टैक्स अदा करेगा। बोर्ड फेडरल गवर्नमेंट की इजाजत से स्पेसिफाई कर सकता है कुछ ऐसे गुड्स जिनके बारे में वो कहे कि जो खरीदने वाला है वो टैक्स पे करेगा, वरना आमतौर पे बेचने वाला टैक्स पे करता है। सर जी अगर गलती से एक पर्सन ज्यादा टैक्स वसूल कर ले, एनी पर्सन हु हैज कलेक्टेड और कलेक्ट एनी टैक्स और चार्ज विच वाज नॉट पेबल एज टैक्स। सर जी पर्सन जिसने कलेक्ट किया या कलेक्ट करता है टैक्स विच वाज नॉट पेबल एज टैक्स, जो पेबल वो वाला टैक्स उसने कलेक्ट कर लिया जो पेबल ही नहीं था, तो उसका क्या होगा? सर वो ये वाला टैक्स एफबीआर को ऐसे जमा कराएगा जैसे बाकी टैक्स जमा कराते हैं। हाँ अगर वो जो टैक्स उसने एक्सेस कलेक्ट किया है उसका इंपैक्ट अभी थर्ड कंज्यूमर तक नहीं गया, एंड कंज्यूमर तक नहीं गया, तो वो ये बात साबित करेगा कि इसका इंपैक्ट एंड कंज्यूमर पर नहीं गया और वो वाला टैक्स वो नहीं जमा कराएगा, या उसको उसकी एडजस्टमेंट मिल जाएगी। लेकिन ये एडजस्टमेंट सिर्फ तब मिलेगी जब वो साबित कर दे कि ये वाला टैक्स अभी एंड कंज्यूमर तक नहीं पहुंचा। Jointly and several liability of registered person. Joint and several liability of registered person. सर जी यार वो बंदा जिसने चीजें खरीदी हैं किसी ऐसे बंदे से जिसके बारे में उसे पैसे ही पहले ही पता था, या उसे लग रहा था कि ये वाला बंदा एफबीआर को टैक्स नहीं जमा कराएगा, तो उसे ये चीजें उससे नहीं खरीदनी चाहिए थी। अब अगर वो खरीदी तो टैक्स वाले उसको सजा देते हैं। क्या सजा देते हैं? कि ये वाला टैक्स जो तुमने उस बंदे को दिया है वो एफबीआर को जमा कराने के लिए वो बंदा जिससे आपने खरीदा है और आप जिसने टैक्स दिया वो दोनों जॉइंटली इकट्ठे और सेवरली अलहदा लायबल है। सर जी ये हमारा यूनिट नंबर 4 भी होगा। अब हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन मेन जो है वो आ चुका है और वो है रजिस्ट्रेशन। सर व्हाट इज रजिस्ट्रेशन? सर जी आपने एफबीआर में सेल्स टैक्स के तौर पे रजिस्टर होना है। हु इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड? किसको रजिस्टर होना चाहिए? मैन्युफैक्चरर को सिवाय कॉटेज इंडस्ट्री, रिटेलर को सिवाय छोटे रिटेलर के, यानी अदर देन टियर 1 रिटेलर, इंपोर्टर को रजिस्टर्ड होना है, एक्सपोर्टर को रजिस्टर्ड होना है, सर होलसेलर डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को रजिस्टर्ड होना है, और हर वो बंदा जिसको फेडरल लॉ कह देगा रजिस्टर होना है, इसको रजिस्टर होना पड़ेगा। सर रजिस्ट्रेशन का तरीकेकार क्या है? सबसे पहला तो आपने जो बंदा भी रजिस्टर होना चाहता है वो कैसे रजिस्टर हो सकता है? सॉरी नहीं,
मुझे ये वाली बात यहां से करनी है। हर वो बंदा जो रजिस्टर होना चाहता है वो कैसे रजिस्टर हो सकता है? वो कहते हैं कि भाई इसके प्रॉपर रूल्स हैं जो प्रिस्क्राइब किए जाएंगे कि आप कैसे रजिस्टर हो सकते हैं। और वो अ पर्सन रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड बिफोर मेकिंग एनी टैक्सेबल सप्लाई अप्लाई ऑन अ कंप्यूटराइज सिस्टम थ्रू ऑनर ऑथराइज मेंबर और पार्टनर और ऑथराइज डायरेक्टर। Such application shall specify the regional tax office in whose jurisdiction the registration is sought as per criteria given below. सर जी, कंपनी है या अदर देन कंपनी? कंपनी की बात करें तो दो तरह की कंपनी, एक पब्लिक कंपनी और एक प्राइवेट कंपनी। सर एक बंदा रजिस्टर होना चाहता है, उसे रजिस्ट्रेशन के लिए आरटीओ के पास जाना पड़ेगा। कौन से आरटीओ के पास जाना पड़ेगा? तो उसने कहा आप बताएं जो रजिस्टर होना चाहता है वो है कौन? कंपनी है, तो फिर बताओ पब्लिक है या प्राइवेट है? क्योंकि अगर पब्लिक कंपनी है तो जिस आरटीओ की जुरिस्डिक्शन में उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है उसे वहां पर रजिस्टर होना पड़ेगा। और अगर प्राइवेट कंपनी है तो मजीद देखना पड़ेगा फैक्ट्री है या बिजनेस है। चूंकि अगर फैक्ट्री है तो जिस आरटीओ की हदूद में, यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है, जिस आरटीओ की हदूद में उसने मैन्युफैक्चरिंग करनी है, जिस आरटीओ की हदूद में उसकी फैक्ट्री है वहां जाना पड़ेगा। और अगर बिजनेस कर रहा है तो जिस आरटीओ की हदूद में उसकी प्लेस ऑफ बिजनेस है उस आरटीओ में रजिस्टर होना पड़ेगा। लेकिन अगर कंपनी नहीं है तो फिर देखा जाएगा मैन्युफैक्चर है या अदर देन मैन्युफैक्चर। चूंकि मैन्युफैक्चर है तो जिस आरटीओ की हदूद में उसकी फैक्ट्री है उसके पास रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी। और अगर अदर देन मैन्युफैक्चरिंग है तो बिजनेस कर रहे जिस आरटीओ की हदूद में उसकी प्लेस ऑफ बिजनेस है वहां पर उस आरटीओ के पास रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी। सर रजिस्ट्रेशन करा दी तो डॉक्यूमेंट्स भी जमा कराने पड़ेंगे? हाँ जी। कौन से डॉक्यूमेंट्स? सर जी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है। सबसे पहले तो आपका एनटीएन नंबर, जिसके लॉगिन आईडी के क्रेडेंशियल्स डालेंगे आप, और वहां पर जमा करवाएंगे बैंक सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन या कंज्यूमर नंबर ऑफ गैस और बिजली का बिल, particulars of all branches in case of multiple branches, GPS tagged photographs. In case of manufacturer also the GPS tagged photograph of machinery and industrial electric or gas meter. ये सारे क्या हैं? ये सारे कवाइफ हैं जो आपको जमा करानी पड़ेंगी। सर जीपीएस टैग फोटोग्राफ क्या होती है? वो वाली फोटोग्राफ जिसके साथ लोकेशन भी होती है। ये मशीन की तस्वीर और मशीन कहाँ पर इंस्टॉल्ड है वो, मीटर की तस्वीर और मीटर कहाँ पर लगा हुआ है वो। सर जी अगर कोई इंडिविजुअल एओपी या कंपनी है जिसका सिर्फ एक ही शेयर होल्डर हो और वो मैन्युफैक्चरर ना हो, वो इन केस ऑफ इंडिविजुअल एओपी कंपनी है अदर देन मैन्युफैक्चरर, और जो मैन्युफैक्चरर ना हो, एक बैलेंस शीट जिसमें ये पता चल जाए कितना बिजनेस कैपिटल था और किस किस एसेट में इन्वेस्ट हुआ, ये वाली स्टेटमेंट भी जमा करानी पड़ेगी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। सर ये जब स्टेटमेंट जमा करा दी तो नादरा से जाकर क्या कराना पड़ेगा? बायोमेट्रिक कराना पड़ेगा। जब बायोमेट्रिक करा दिया तो फिर क्या करना पड़ेगा? सर फील्ड मैन्युफैक्चरर के केस में फील्ड ऑफिसर आपके प्रेमिसेस में आएगा और वो देखेगा कि जो बातें आपने कही हैं वो ठीक है। अगर फील्ड ऑफिसर ने जो बातें कही हैं वो ठीक ना हुई, वो आपको कहेगा इसको ठीक करो। अगर 15 दिन के अंदर आपने ठीक ना किया तो आपका जो आपको रजिस्टर कर दिया गया था आपको एक्टिव टैक्स पेड लिस्ट से निकाल देंगे। यहां पर भी अगर आपने बायोमेट्रिक नहीं कराया 30 दिन के अंदर तो जो आपको रजिस्टर कर दिया गया था आपको एक्टिव टैक्स पेड लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड। कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे? कौन से डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे?
In case of manufacture, the board may require post verification through field officer or third party authorized by the person. In case the field officer during scrutiny after the registration finds that any document provided is fake or wrong, it may request to provide the missing document. ये आपको बता दिया मैंने missing document वाली बात. सर जी, रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, किस आरटीओ के पास जाना है, कौन से कवायफ जमा कराने हैं और बायोमेट्रिक की क्या डिटेल है, ये सारी बातें बता दी. सर अगली बात ये है, हर वो बंदा जो ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहा है वेबसाइट से, एप्लीकेशन से, व्हाट्सएप से, किसी पोर्टल बनाकर ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहा है, तो उसके लिए भी रजिस्टर होना ज़रूरी है. और वो बंदा जो पेमेंट इंटरमीडिएट है या कैश ऑन बेसिस पर, सीओडी पर, कैश ऑन डिलीवरी कर रहा है, इन इदारों के लिए ज़रूरी होगा कि ये उनका टैक्स काट कर एफबीआर को जमा कराएं और सेल्स टैक्स को विदहोल्ड करें. एवरी ऑनलाइन मार्केट प्लेस के लिए ज़रूरी है कि ये अपने पास सिर्फ उन्हीं लोगों को रजिस्टर करेंगे जो एफबीआर से रजिस्टर्ड होंगे सेल्स टैक्स के तौर पे. अगर कोई ऐसा बंदा जिससे रजिस्टर होना चाहिए था लेकिन वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं करता, तो कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू क्या करेगा, अगर उसे लगता है कि इसको रजिस्टर होना चाहिए था तो उसको कंपल्सरी रजिस्टर कर देगा. ऑनलाइन रजिस्टर, ऑनलाइन माल बेचने वाले की बात हो रही है. वो कहता है हर वो बंदा जो कि नॉन रेजिडेंट है, हर वो बंदा इंक्लूडिंग नॉन रेजिडेंट, सिवाय कॉटेज इंडस्ट्री या छोटे लेवल के रिटेलर के, जो ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहा है, वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगा. और हर मार्केट प्लेस अपने प्लेटफॉर्म पे सिर्फ उसी को ही ट्रेडिंग अलाउ करेगी जो रजिस्टर्ड होगा. दूसरी बात. तीसरी बात, अगर वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं करता तो कमिश्नर लैंड रेवेन्यू उसको लगता है कि इसको रजिस्टर होना चाहिए तो वो उसे कंपल्सरीली रजिस्टर कर देगा. 3 बातें लिखी थी, तीनों बता दी. सर जी कंपल्सरीली रजिस्टर कर देगा, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन भी साथ ही कवर कर लेता हूँ. सर जी हर वो बंदा जिसके बारे में कमिश्नर को लगता है कि इसे रजिस्टर होना चाहिए था, वो क्या करेगा, वो नोटिस देगा टैक्स पेयर को, तुम रजिस्टर क्यों नहीं हो रहे. अब टैक्स पेयर 2 ही काम करेगा, या उसका जवाब दे या उसका जवाब ना दे. अगर टैक्स पेयर ने उसका जवाब दिया और जवाब के नतीजे में अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिली और उसके बाद नतीजा निकला कि इसको रजिस्टर होना चाहिए था, तो उसे रजिस्टर कर दिया जाएगा कंप्यूटराइज सिस्टम के जरिए. लेकिन अगर कमिश्नर के नोटिस पे कोई जवाब ही नहीं आया तो कमिश्नर ऐसे बंदे को ज़बरदस्ती रजिस्टर कर देगा और सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करना ज़रूरी होंगी. और अगर वो रिक्वायरमेंट पूरी ना कर सका तो लीगल एक्शन लिया जाएगा. तो सारी रिक्वायरमेंट्स ना पूरी कर सका तो लीगल एक्शन लिया जाएगा. सर ये वाली बात थी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन की. अब थोड़ा सा आगे चलता हूं. जब मैंने कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन को इसके साथ रिलेट कर दिया, अब आ गया है स्टेप्स. अगर कोई बंदा जिसे रजिस्टर होना चाहिए था और वो रजिस्टर नहीं होता तो उसके लिए क्या सजा है. सबसे पहली 14AC. 14AC कहते हैं इसके बैंक अकाउंट को सीज कर दो. 3 बार शो कॉज नोटिस दो. हर बार शो कॉज नोटिस देकर 1 माह के लिए बैंक अकाउंट को सीज कर दो. हर बार शो कॉज नोटिस देकर सस्पेंड द बैंक अकाउंट ऑपरेशंस, बैंक अकाउंट ऑपरेशन को सस्पेंड कर दो. ईच सस्पेंशन लास्ट 3 वर्किंग डेज. आप नोटिस दो और 3 दिन के लिए बैंक अकाउंट को सस्पेंड कर दो. फिर 1 हफ्ते बाद दोबारा नोटिस दो, फिर 3 दिन के लिए बैंक अकाउंट को सस्पेंड कर दो. फिर एक बार दोबारा नोटिस दो, 1 वीक के बाद दोबारा नोटिस दो, फिर 3 दिन के लिए सीज कर दो.
और अगर वो बंदा तीनों बार उसको शर्म नहीं आती और नॉन कंप्लायंस ही करता रहता तो उसे परमानेंटली बंद कर दो। सर जी ये हमारा पहला है। दूसरा क्या है, अगर वो बंदा रजिस्टर नहीं हो रहा और पहला स्टेप 14AC हमने अप्लाई कर दिया फिर भी रजिस्टर नहीं हो रहा, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी की ट्रांसफर को रोक दें। इमूवेबल प्रॉपर्टी की ट्रांसफर को रोक दें अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देने के बाद। और तीसरा, अगर फिर भी बात नहीं मान रहा तो क्या करें, तो फिर एक कमेटी तश्कील दी जाएगी, उसे पब्लिक नोटिस दिया जाएगा कि स्पेसिफाइंग डेट फ्रॉम विच अ सेक्शन शैल बी इम्पोज्ड। सेक्शन क्या होगी, प्रेमिसेस सील कर दिए जाएंगे, इमूवेबल एसेट को भी सीज कर दिया जाएगा, और रिसीवर ऑफ मैनेजमेंट ऑफ टैक्सेबल एक्टिविटी एक बंदा वहां पे ला के बिठा देंगे कि उसके अफेयर्स को मैनेज करेगा। ये तीसरा स्टेप है। बैंक अकाउंट बंद किया, इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचने से रोक दिया, और अब तो उसके प्रेमिसेस को सील कर दिया। जाहिर बात है सील करने का मतलब है अब वो कुछ बेच भी नहीं सकता। अगर मेट्रो को सील कर देंगे तो कोई आइटम मेट्रो के प्रेमिसेस से बाहर नहीं जा सकेगी, यानी सेल तो मुमकिन ही नहीं। सर ये थी सारी बात। अगर कोई रजिस्टर नहीं होगा तो क्या करेंगे। एक डिस्कशन है छोटी सी टेम्पररी रजिस्ट्रेशन की, आप आई कैब के एग्जामिनर की काफी फेवरेट है, क्योंकि ना ये एक स्पेसिफिक केस है। एक बंदा उसने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, प्लांट एंड मशीनरी को जब इंपोर्ट की तो उस पर सेल्स टैक्स दिया। जब उसने सेल्स टैक्स दिया तो वो क्या चाहता था, सेल्स टैक्स को क्लेम करे। जब वो सेल्स टैक्स को क्लेम करना चाहता था तो उसने क्या किया, उससे पता चला कि सेल्स टैक्स तो सिर्फ वो क्लेम कर सकता है जो रजिस्टर्ड है। उसने कहा अच्छा मैं रजिस्टर्ड हो जाता हूं। जब वो रजिस्ट्रेशन करने लगा तो उसे पता चला मैन्युफैक्चरर के तौर पे तो सिर्फ वो रजिस्टर हो सकता है जिसका जीपीएस टैग्ड फोटोग्राफ्स है। अब वो जीपीएस टैग फोटोग्राफ कहां से लाए, वो तो प्लांट एंड मशीनरी अभी इंपोर्ट कर रहा है। यहां पे आगे गेम फंस गई। अब जब ये हुआ तो फिर एफबीआर वालों ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, आप टेम्परेरीली रजिस्टर हो जाओ। 72 दरख्वास्त देने के 72 घंटे के अंदर अंदर आपको रजिस्टर कर दिया जाएगा और आप 60 दिन तक रजिस्टर होगे। टेम्परेरी रजिस्टर सिर्फ आप तब होगे जब आप डॉक्यूमेंट्स जमा कराओगे सबूत के साथ कि वाकई आपकी प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्ट हो रही। जो बंदा टेम्परेरी रजिस्टर होता है उस वो कोई आउटपुट चार्ज भी नहीं कर सकता, गाहक को कोई चीज़ बेचते हुए सेल्स टैक्स लगा भी नहीं सकता, कोई चीज़ खरीद रहा है तो इनपुट टैक्स क्लेम भी नहीं कर सकता। वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है, कैरिड फॉरवर्ड कर सकता है। वो सिर्फ और सिर्फ कैरिड फॉरवर्ड कर सकता है। सर ये सारी बात थी टेम्पररी रजिस्ट्रेशन की, ये भी बता दी, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन भी बता दी। सर जी आप रजिस्टर्ड थे, आपने इलाका बदल लिया, आपने काम बदल लिया, आपने नाम बदल लिया, जो भी बदला सर जी पर्टिकुलर्स में तब्दीली आ गई। अगर पर्टिकुलर्स में तब्दीली आ गई तो क्या होगा, आपको एफपीआर को बताना पड़ेगा कि भाई मेरी पर्टिकुलर्स में तब्दीली आ गई, नोटिफाई करना पड़ेगा चेंज के 14 दिन के अंदर अंदर। अगर आप ट्रेडर से मैन्युफैक्चरर बन गए हो तो मैन्युफैक्चरर वाली पूरी रिक्वायरमेंट भी पूरी करनी पड़ेगी। चूंकि ट्रेडर के लिए तो ये था कि बस मीटर का नंबर बता दे, लेकिन मैन्युफैक्चरर के लिए तो जीपीएस टैग्ड फोटोग्राफ है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है। मैन्युफैक्चर के केस में तो फील्ड ऑफिसर आके चेक भी करता है। तो भैया अगर आप मैन्युफैक्चरर बने तो मैन्युफैक्चरर वाली सारी रिक्वायरमेंट पूरी भी करनी पड़ेगी। इन केस ऑफ अप्रूवल ऑफ द चेंज अप्लाइड फॉर अ रिवाइज्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट शैल बी इशूड थ्रू computerized system which shall be effective from the date the person applied for the change. The commissioner may, based on the available information or particulars, and after making such inquiry and after providing reasonable opportunity of being heard by an order in writing, make modification in registration of the person.
कमिश्नर जो है अवेलेबल इंफॉर्मेशन की बेस पर और पर्टिकुलर एंड आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी एंड आफ्टर प्रोवाइडिंग रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग मेक मॉडिफिकेशन इन द रजिस्ट्रेशन ऑफ द पर्सन। हाँ जी, तब्दीली कर सकता है अगर उसे पता चल जाए कि कुछ पर्टिकुलर्स में तब्दीली आई है। ट्रांसफर ऑफ रजिस्ट्रेशन, सर जी एक बंदा एक जगह से दूसरी जगह चला गया, नहीं अभी एक आरटीओ के मातहत था, दूसरे आरटीओ की जुरिस्डिक्शन में आ गया, तो अब जाहिर बात है जिस आरटीओ से मूव किया है दूसरे आरटीओ की तरफ, तो जहां से मूव किया वहां से उसकी कवाइफ भी दूसरे आरटीओ के पास भिजवा दिए जाएंगे, और जो दूसरा आरटीओ उस पर ऐसे जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करेगा जैसे वो हमेशा उसी के अंडर ही था। सर दिस इज ट्रांसफर ऑफ रजिस्ट्रेशन। सर जब वो ट्रांसफर हो जाता है तो बोर्ड इंटीमेशन लेटर देता है रजिस्टर्ड पर्सन को भी और अलॉन्ग विद एलटीओ या आरटीओ के, ये बंदा अब तुम्हारे मातहत आ गया, और रजिस्टर्ड पर्सन को कह देता है कि अब आप फलां आरटीओ के अंडर हो। सर अगर एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो तो एक रखेंगे, बाकी सारी सरेंडर कर देंगे। हाँ अलबत्ता अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं और एक से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो आप एक से ज्यादा ले सकते हैं, एक से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन रख सकते हैं। अलबत्ता इसके अंदर तीसरी बात यह है कि अगर आपने 3 रजिस्ट्रेशन थी और 2 कैंसिल करके एक रख ली, तो जो 2 रजिस्ट्रेशन आपने कैंसिल किए हैं उसमें जो पेबल था वो शिफ्ट कर दिया जाएगा उस रजिस्ट्रेशन की तरफ जो रजिस्ट्रेशन आपने रिटेन की। ये रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड सारी बातें थी। रिफंडेबल भी जाहिर बात, कैंसिलेशन ऑफ मल्टीपल रजिस्ट्रेशन, cancellation of multiple registration. In case a person holds multiple sales tax registration, he shall retain only one registration and surrender the rest. The board may allow or allocate a person separate registration for manufacturing unit located in different RTO या LTU. Sir, cancellation of multiple registration. बोर्ड अलाउ करेगा और एलोकेट करेगा पर्सन सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लोकेटेड इन डिफरेंट एलटीयू। ये वाली सारी बात तो आपके साथ ऑलरेडी हो चुकी है। अब जरा चलते हैं हम डी रजिस्ट्रेशन की तरफ। सर एक बंदा जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड था वो डी रजिस्टर क्यों होगा? क्योंकि उसने कारोबार ही छोड़ दिया, कारोबार बेच दिया, जो आइटम्स बेचता था वो एग्जाम्प्ट हो गई, उसने कोई मर्जर कर लिया, 6 फेलियर टू फाइल टैक्स रिटर्न फॉर 6 कंसेक्यूटिव मंथ्स, 6 माह लगातार उसकी रिटर्न क्या हो गई है? फेलियर टू फाइल टैक्स रिटर्न फॉर 6 कंसेक्यूटिव मंथ्स। प्रोसीजर फॉर डी रजिस्ट्रेशन। Every registered person who ceases to carry on his business, whose suppliers become exempt from tax, who ceases to remain registered. सर हर पर्सन जो के बिजनेस नहीं कर रहा, ceases to carry on business, suppliers जिसकी एग्जाम्प्ट हो जाए या वो रजिस्टर्ड ना रहे, वो अप्लाई करेगा कमिश्नर को और इशू करेगा ऑर्डर ऑफ डी रजिस्ट्रेशन। कब? विद इन 60 डेज ऑफ द सेल ऑफ सच। सर जी होता ही है कि अगर एक बंदे की बिजनेस खत्म कर दिया या आइटम एग्जाम्प्ट हो गई, यहाँ वो अब रजिस्टर नहीं रहना चाहता, तो कमिश्नर को कहेगा मुझे डी रजिस्टर कर दो, कमिश्नर से दरख्वास्त देने के 60 दिन के अंदर डी रजिस्टर कर देगा, या जब उसने आउटस्टैंडिंग ड्यूज क्लियर कर दिए तब डी रजिस्टर कर देगा, विच एवर इज लेटर। अब होता असल में ये कि जब कोई बंदा डी रजिस्ट्रेशन के लिए जाता है तो कमिश्नर साहब उसको कह देते हैं कि यार इधर बैठो ज़रा, और एक बार चूँकि तुम अब जा रहे हो तो तुम्हारा ज़रा एक बार ऑडिट होगा, तो भाई उसका ऑडिट शुरू कर देते हैं, 90 दिन के अंदर अंदर उसका ऑडिट मुकम्मल करके फिर फाइनल लाइबिलिटी बताते हैं। जब वो लाइबिलिटी पे करता है तब उसको डी रजिस्टर किया जाता है।
The person applying for deregistration shall not be deregistered unless he provides record for the purpose of auditor inquiry. जो पर्सन अप्लाई कर रहा है डी रजिस्ट्रेशन के लिए वो डी रजिस्टर नहीं होगा अनलेस वो सारा रिकॉर्ड प्रोवाइड ना कर दे जो इंक्वायरी के लिए जरूरी था। अगर एक बंदा 6 माह तक लगातार सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल ना करे तो द कमिश्नर आफ्टर इशूइंग अ नोटिस इन राइटिंग, कमिश्नर जो है the commissioner after issuing a notice in writing and after giving an opportunity of being heard to such person shall issue order of deregistration of such person। कहता है अगर कोई रजिस्टर पर्सन रिटर्न फाइल नहीं करता फॉर 6 कंसेक्यूटिव मंथ्स तो कमिश्नर उसको एक नोटिस इन राइटिंग देगा और अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने के बाद उसे डी रजिस्टर कर देगा। लेकिन जो बंदा डी रजिस्टर हो गया उसकी ऑब्लिगेशन और लायबिलिटीज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सस्पेंशन एंड ब्लैक लिस्टिंग, सस्पेंशन एंड ब्लैक लिस्टिंग ये क्या चीज है? अगर कोई बंदा टैक्स चोरी कर रहा था या टैक्स फ्रॉड कर रहा था, क्या मतलब? यानी वो रजिस्टर्ड पर्सन एड्रेस पर मौजूद ही नहीं था, मौजूद ही नहीं होता, एग्जिस्ट ही नहीं करता वहां पे, यानी उसने एड्रेस ही गलत दिया हुआ, या वो मौजूद है लेकिन टैक्स वालों को उसने अंदर नहीं आने दिया, या उसकी एक्टिविटी कैपिटल से 5 गुना ज्यादा बढ़ गई है, या उसने ब्लैक लिस्टेड या अनरजिस्टर्ड पर्सन से 10% से ज्यादा की परचेजेस की है, या 50 मिलियन से ज्यादा की परचेजेस की है, विच एवर इज हायर, या 3 माह तक कंसेक्यूटिव उसने रिटर्न फाइल नहीं की, या उसने कोई ऐसा एक्ट किया है जो कि टैक्स फ्रॉड के ज़मरे में आता है, या कोई और रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग है। ये सारी वजूहात उसने लिखी हुई। अगर इनमें से कोई वजह है जिस वजह से आप इस नतीजे पे पहुंचे कि इसने टैक्स एवोजन या टैक्स फ्रॉड किया, तो आफ्टर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड का लफ्ज नहीं है, विदाउट नोटिस उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा। ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन के 7 दिन के अंदर उसे शो कॉज नोटिस दिया जाएगा, उसे कहा जाएगा बताओ, शो कॉज नोटिस दिया और कहा जाएगा बताओ तुमने ऐसा क्यों किया। अगर शो कॉज नोटिस नहीं दिया गया तो सस्पेंशन ऑर्डर खत्म हो जाएगा। शो कॉज नोटिस दिया और शो कॉज नोटिस के 15 दिन के अंदर कोई जवाब नहीं मिला, या रिकॉर्ड नहीं प्रोवाइड किया, या एक्सेस नहीं दी, या कोई और बात जिसके बारे में कमिश्नर को लगता है कि इसने ठीक नहीं किया, तो कमिश्नर ऐसे बंदे को ब्लैक लिस्ट कर देगा। सस्पेंशन याद रखिएगा दरमियानी फेज होता है। सस्पेंशन का मतलब है इसको अपनी अथॉरिटी से हटा दिया है, ही इज नो मोर अ टैक्स पेयर। इसको चेक कर रहे हैं कि भाई ये 2 नंबरी कर रहा था या नहीं। अगर साबित हो गया कि इसने 2 नंबरी किया तो फिर इसे ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, और अगर साबित ना हुआ तो सस्पेंशन ऑर्डर खत्म करके इसको बहाल कर दिया जाएगा। शो कॉज नोटिस दिया, उस टैक्स पेयर ने बेहतरीन तरीके से इसका रिप्लाई किया, कमिश्नर मुतमईन हो गया तो सस्पेंशन ऑर्डर क्या कर दिया, खत्म कर दिया। सर जी ये सस्पेंशन की पूरी स्टोरी है। द ऑर्डर ऑफ ब्लैक लिस्टिंग शैल बी इशूड विद इन 90 days of the issuance of notice of hearing, otherwise the notice shall become void। वो कहता है ऑर्डर ऑफ ब्लैक लिस्टिंग को इशू किया जाएगा विद इन 90 days। सर जी शो कॉज नोटिस के 90 दिन के अंदर ऑर्डर ऑफ ब्लैक लिस्टिंग इशू कर दिया जाएगा, अदरवाइज वो बंदा बहाल हो जाएगा, यानी उसे ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया। सर जी ये सारी बात थी इसके हवाले से। एक छोटी सी बात मैंने करनी थी, जरा ये भी कर दूं। सर जी एक बात समझिएगा, फॉर एग्जाम्पल
सस्पेंशन। एक आरटीओ है जिसमें एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर ए, और एक आरटीओ 2 है जिसमें एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर बी। मिस्टर ए ने परचेजेस किए हैं मिस्टर बी से, और मिस्टर बी में जो कमिश्नर है, मिस्टर ए ने परचेज किया मिस्टर बी से, और मिस्टर ए आरटीओ 1 में होता है और मिस्टर बी आरटीओ 2 में होता है। ये नहीं दो अलग-अलग इलाके में होते हैं, जो अलग-अलग आरटीओ के अंडर है। अब जो इलाके में मिस्टर बी जो आरटीओ 2 के अंडर है, उसके कमिश्नर ने मिस्टर ए जो उसके कमिश्नर ने मिस्टर आरटीओ 1 के चीफ कमिश्नर को कहा है यार तुम्हारा बंदा मैक्सिमम परचेज किससे कर रहा है, ब्लैक लिस्टेड पर्सन से कर रहा है, तो इस बंदे को क्या कर दो, सस्पेंड कर दो। तो ऐसे बंदे को क्या कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा। और जब आप किसी को सस्पेंड कर देते हैं तो याद रखिएगा, ना वो जो बंदा सस्पेंड हो गया है वो इनपुट क्लेम नहीं कर सकता, आउटपुट चार्ज नहीं कर सकता, ये एक बात। दूसरी बात है कि उसकी इशू की गई इनवॉइस पर कोई दूसरा बंदा भी इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकता। और सबसे अहम और कीमती बात यह है कि इसकी इशू की गई इनवॉइसेस पर कोई दूसरा बंदा इनपुट टैक्स नहीं क्लेम कर सकता, चाहे वो इनवॉइसेस सस्पेंशन ऑर्डर से पहले क्लेम की गई हो या सस्पेंशन ऑर्डर के बाद क्लेम की गई। लो सर, ये वाली सारी बात के बाद आखिरी बात रह गई, और वो है FBR is empowered to discontinue the supply of gas and electricity bill to the following person while notifying the gas and distribution companies. सर जी, बिजली और गैस भी बंद कर देंगे अगर टीयर 1 पर्सन, अगर जिसको रजिस्टर होना चाहिए था वो रजिस्टर ना हुआ, या जो रजिस्टर्ड था रिटेलर उसे FBR से इंटीग्रेशन करनी चाहिए थी, उसने इंटीग्रेशन ना की, बिजली और गैस का कनेक्शन बंद कर देंगे। सर मेनली ये थ्योरेटिकल पार्ट था, अलबत्ता एक बार ज़रा चैप्टर नंबर 18 को अगर हम देखें, लो जी, चैप्टर नंबर 18 का मेजर पार्ट जो है उसका ताल्लुक न्यूमेरिकल पार्ट से है, ख़ास तौर पे जब वो आउटपुट टैक्स की बात करता है और ये वाली बात करता है कि जनाब कब कब आउटपुट टैक्स लगना है, और फिर वो इनपुट टैक्स की बात करता है कि कब कब इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं और कब नहीं कर सकते। रिटर्न एंड रिकॉर्ड की बात करने लगा हूँ जो कि चैप्टर नंबर 19 है। एक क्विक रिव्यू इसका दे दूँ। सर जी, रिटर्न के बारे में मेन बात लिखी हुई है यहां पर। सर हर रजिस्टर्ड पर्सन के लिए लाजमी है कि वो मंथली रिटर्न फाइल करे, 15 तारीख तक उसने रिटर्न फाइल करनी है। हाँ, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन इलेक्ट्रॉनिकली रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो 15 तारीख तक पैसे जमा करा दो और 18 तारीख तक रिटर्न फाइल करें। सर अगर FBR चाहे तो किसी भी बंदे को, चाहे वो रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, उसको एक डेट दे के कह सकता है कि इस डेट तक फला तरह की रिटर्न जमा कराओ, तो उसे वो रिटर्न जमा करानी पड़ेगी। जो बंदा डी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता है तो उसको क्या करना होगा, फाइनल रिटर्न जमा करानी होगी। पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ये एनुअल रिटर्न है, 30 सितंबर फॉलोइंग द ईयर एंड। सर जी 30 सितंबर 30 सितंबर फॉलोइंग द ईयर एंड।
पब्लिक एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एनुअल रिटर्न है 30 सितंबर। सर ये अगर कंपनी होगी तो उन्होंने सालाना रिटर्न भी जमा करानी है तो 30 सितंबर तक कराएंगे, और क्वार्टरली रिटर्न जिसको कमिश्नर कह दे उसको जमा करानी होगी 3 माह की रिटर्न। सर जी रिटर्न के बारे में ये बात है, रिटर्न कब तक जमा करानी है, और सर ये रिटर्न मंथली रिटर्न, क्वार्टरली रिटर्न, एनुअल रिटर्न की बात हो गई। अलबत्ता ये ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न क्या है सर जी, याद रखिएगा जिस महीने की रिटर्न होती है उससे अगले महीने की 15 तारीख तक जमा करानी होती है। अलबत्ता अगर कमिश्नर को दरख्वास्त दी जाए तो कमिश्नर इसमें एक्सटेंशन दे देता है और ये एक्सटेंशन 15 दिन की ही होगी। अगर कमिश्नर ने ना कर दी तो चीफ कमिश्नर को दरख्वास्त दे दे तो चीफ कमिश्नर भी 15 दिन की एक्सटेंशन दे सकता है। अगर कमिश्नर ने एक्सटेंशन दे दी थी और आपको मजीद एक्सटेंशन चाहिए तो आप चीफ कमिश्नर को कहेंगे तो चीफ कमिश्नर 15 दिन तक की एक्सटेंशन दे सकता है, लेकिन वो देखेगा कमिश्नर या चीफ कमिश्नर एक्सटेंशन देने से पहले क्या आप पाकिस्तान से बाहर थे, क्या कोई सिकनेस या मिस एडवांटेज था या कोई इशू था जिस वजह से एक्सटेंशन मिली। अच्छा जी ये सारी बातें हो गई। जी अब अगली बात जो कीमती है वो सुनने, क्या एक बार जो रिटर्न जमा करा दी वो रिवाइज कर सकते हैं, तो इसका जवाब है हाँ, रिटर्न अगर एक बार फाइल कर दी हो तो वो रिवाइज भी की जा सकती है, लेकिन उसके लिए कमिश्नर से इजाज़त लेनी ज़रूरी है। 120 दिन के अंदर रिटर्न रिवाइज की जा सकती है। हाँ अगर 60 दिन के अंदर रिटर्न रिवाइज कर दे तो कमिश्नर से इजाज़त लेने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपने रिटर्न रिवाइज की खुद से की, वॉलेंटरीली की, तो फिर कोई फाइन और पेनल्टी नहीं होगी। और अगर आपने ऑडिट के नोटिस पर रिटर्न रिवाइज की तो कितना फाइन लगेगा सर, ऑडिट के नोटिस पे रिटर्न रिवाइज की तो 25% पेनल्टी, और अगर ऑडिट के बाद रिटर्न रिवाइज की तो 100%। इनकम टैक्स में 58, सेल्स टैक्स में 100। सर उसके बाद उसने कहा कि कमिश्नर साहब किसी भी बंदे को किसी भी तरह की डिटेल बनाने को कह सकते हैं और उसे वो डिटेल उस वक्त जिस तरह उन्होंने कहा और जिस वक्त उन्होंने कहा वो उसे जमा करानी होगी, और ये स्पेशल रिटर्न है, यानी कमिश्नर साहब कोई भी फरमाइश कर सकते हैं। फाइनल रिटर्न तो डी रजिस्ट्रेशन के वक्त ही होती है। ये सारी समरी मैंने पहले डिस्कस करके कर दी। रिकॉर्ड क्या होता है सर, रिकॉर्ड तो वो सबूत हैं जो आपको अपने पास रखने होते हैं। बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस के सबूत हैं, आपने सप्लाई की, कौन सी सप्लाई की, कितनी की, क्या वैल्यू था, बेचने वाले का नाम और एड्रेस, खरीदने वाले का नाम और एड्रेस। सर जी रिकॉर्ड ऑफ गुड्स परचेज शोइंग डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, वैल्यू ऑफ गुड्स, नेम, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ सप्लायर एंड द अमाउंट ऑफ द टैक्स ऑन परचेजेस। परचेजेस के बारे में और सप्लाईज के बारे में, इंपोर्ट की सारी डिटेल और इनवॉइसेस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, बैंक स्टेटमेंट, सैलरी शीट्स, ये सारा रिकॉर्ड आपने अपने पास रखना है। गेट इनवर्ड पास, कैश बुक, रेंटल एग्रीमेंट वगैरह। सर ये रिकॉर्ड आपने 6 साल तक आपने अपने पास रखना है। अगर कोई कानूनी कार्रवाई चलेगी तो जब तक उसका जवाब नहीं आते तब तक आपने अपने पास रखना है। कहाँ पर, बिजनेस प्रेमिसेस में रखना है। सर जी अब अगली बात यह है कि जब आप इनवॉइस बनाते हैं तो उस इनवॉइस में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। ऊपर इनवॉइस लिखा हो, इनवॉइस का नंबर हो, इनवॉइस की डेट हो, सप्लायर का नाम और एड्रेस, बायर का नाम और एड्रेस, सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर, क्वांटिटी, डिस्क्रिप्शन, वैल्यू एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स, रेट ऑफ सेल्स टैक्स, टोटल सेल्स टैक्स पेबल और वैल्यू इंक्लूडिंग ऑफ सेल्स टैक्स। सर जी ये आ गई सारी बात। नो पर्सन अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन और पर्सन पेइंग रिटेल टैक्स शैल इशू इनवॉइस। कोई बंदा जो रजिस्टर्ड नहीं है वो इनपुट टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करेगा। अब एफबीआर ने ये बात भी लाजिम कर दी कि जो बंदा भी इनवॉइस इशू करेगा वो बंदा इंटीग्रेट होगा एफबीआर से और ऑनलाइन इनवॉइसिंग इशू हो रही होगी, यानी एट द सेम टाइम एफबीआर के पास भी वो इनवॉइस जा रही होगी
और इंटीग्रेटर होंगे जो इंटीग्रेट करेंगे विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2025 ऑल कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड पर्सन फ्रॉम अगस्त 1 2025 and all non-corporate registered persons shall be required to integrate their hardware and software system with the board's computerized system through a licensed integrator or PRAL and such generate and transmit electronic invoice accordingly. सर जी 1 अगस्त 2025 से उसने कहा है सारे नॉन कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड पर्सन भी क्या करेंगे अपने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के एफपीआर के साथ इंटीग्रेट करेंगे ताकि इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसेस को जनरेट किया जाए। डेबिट और क्रेडिट नोट भी डिजिटली ही बनाए जाएंगे। सर ये सारी बातें आपसे की थी। वेयर द गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड सप्लाइड द गुड्स शैल इंश्योर्ड। सर जी रजिस्टर्ड पर्सन जो है ना वो प्रॉपर तरीके से टैक्स इनवॉइसेस जनरेट होंगी, रजिस्टर्ड पर्सन जनरेट करेगा। स्पेसिफाइड टू इशू इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसेस, रजिस्टर्ड पर्सन जो टैक्सेबल सप्लाई कर रहा होगा वो इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसेस इशू करेगा। और जो सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन इनवॉइस करे, सेल्स टैक्स इनवॉइस इशू करेगा इलेक्ट्रॉनिकली बायर को, और सेल्स टैक्स रूल जो है उसके मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन फाइल की जाएगी। सर 6 साल तक रिकॉर्ड आपने अपने पास मेंटेन रखना है। फिर उसके बाद ऑडिट की प्रोविजंस हैं और ऑडिट की प्रोविजंस भी बिल्कुल इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस वाली प्रोविजंस हैं। ऑडिट के हवाले से भी जो उसने कहा बिल्कुल इनकम टैक्स वाला है। और कमिश्नर ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू को जो कि नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर है वो ऑडिट कंडक्ट करेगा रजिस्टर्ड पर्सन का और नोटिस इशू करेगा कि भाई आपका ऑडिट होना है। और कमिश्नर जो है वो कम्युनिकेट करेगा रीज़न भी कि आपको ऑडिट के लिए क्यों सेलेक्ट किया गया है। और पादोकात कमिश्नर चाहे तो कोई भी अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड भी प्रोवाइड ना करे बिफोर नोटिस ऑफ इशुएंस। रीज़न कि ऑडिट सिलेक्शन क्यों हुई है ये अवेलेबल रिकॉर्ड की बेस पर भी हो सकता है और सेल्स टैक्स फेडरल एक्साइज की जो रिटर्न आपने फाइल किए उस बेस पर भी हो सकता है। यानी क्यों सेलेक्ट किया गया आपने जो उनको कवायद जमा कराएं उस बेस पर हम कर सकते हैं। द रीजन शैल नॉट इंक्लूड मेयर वेरिफिकेशन ऑफ इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स, रिफंड क्लेम एंड कंप्लायंस ऑफ लीगल प्रोविजन विदाउट आइडेंटिफाइंग दिस फैक्टर that requires such verification. Subsequent to the issuance of notice, the officer inland revenue may call for any record or document including record maintained under Sales Tax Act or any other law for conducting audit of the sales tax affairs. सर जी रीज़न क्या है? आपने क्यों ऑडिट के लिए सिलेक्ट किए गए उसकी रीज़न सिर्फ आउटपुट इनपुट नहीं हो सकता बल्कि रिफंड क्लेम कंप्लायंस ऑफ लीगल प्रोविजंस, आपने नॉन कंप्लायंस की है किसी चीज़ की या इनपुट या आउटपुट या रिफंड क्लेम, ये सारे पहलू हो सकते हैं। सब्सिक्वेंट टू द इशुएंस ऑफ नोटिस द ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू में कॉल फॉर एनी रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट, वो कोई रिकॉर्ड या डॉक्यूमेंट भी आपसे मंगवा सकता है। जो रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट आपको कहेगा वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। वो ऑडिट करेगा, 6 साल से पुराना ऑडिट नहीं कर सकता और वो आपको ये कह सकता है कि मुझे फाइल प्रोवाइड कर दो और वो ये भी कह सकता है कि मुझे वो वाली यूएसबी में डाटा दे दो या वो मशीन जिसके अंदर डाटा है वो मेरे हवाले कर दो। उसका ऑडिट करने के बाद ऑडिट रिपोर्ट देगा और आपको शो कॉज नोटिस देगा और आपको फिर एक्सप्लेन करना पड़ेगा जो इश्यूज वो हाईलाइट करेगा उसको। और ऑडिट की कंप्लीशन के बाद अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड टू द रजिस्टर्ड पर्सन मिलता है। अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन कोई प्रॉपर जवाब ना दे सके तो फिर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होती है बेस्ट। और फिर उसके बाद अगर रिटर्न वॉलंटरली रिवाइज की जाए तो कोई टैक्स नहीं है। नोटिस के बाद, ऑडिट के नोटिस के बाद करे तो 25%, शो कॉज नोटिस के बाद करे तो 100% पेनल्टी लगेगी। सर जी ये सारी बातें आपके साथ कर ली। ड्राइंग ऑफ सैंपल में बात करूं तो सर आपने लायबिलिटी को कैलकुलेट करना था, वैल्यू को कैलकुलेट करना था, सैंपल ड्रॉ किए और वो सैंपल अगेंस्ट रिसीट ड्रॉ करेंगे और जो सैंपल आप ड्रॉ करेंगे वो मिनिमम होनी चाहिए जिससे आप वैल्यू डिटरमिन कर सकें। सर
जो और आखिरी बात है कि जो एसोसिएट के दरमियान में ट्रांजैक्शन होती है उसको समझा जाएगा कि वो फेयर मार्केट वैल्यू पर हुई है। प्रैक्टिकली मैंने आपको चैप्टर नंबर 17 और 19 करवा दिया है और चैप्टर नंबर 18 ज़्यादातर न्यूमेरिकल पोर्शन था। इंशाल्लाह वो हम ट्यूसडे वाले दिन जो 28 ऑफ जुलाई बन रहा है इंशाल्लाह उस दिन आपको करा दूंगा। बस टारगेट ये था कि ये जितना कराए ये 7 आज तैयार कर लीजिए। कल इंशाल्लाह हमारा ऑफ है। मंडे वाले दिन हम आई कैप की क्लास करेंगे इसी जगह पर, इसी क्लास में उसकी पूरी लाइव रिले होगा। पूरे मास्टर क्लास है इनकम टैक्स की और ट्यूसडे वाले दिन मास्टर क्लास है सेल्स टैक्स की। इतना पोर्शन मैंने भी दरमियान में नहीं डिस्कस कराया, इंशाल्लाह वो भी वहाँ पर डिस्कस हो जाएगा। डन सर जी? नहीं सर, आज यहाँ पर अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।